गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हिस्ट्री में। ओके, वाइटल विलेज एंड थ्राइविंग टाउन्स। ओके, जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि कैसे उस समय विलेजेस इन्वॉल्व हो रही थी। विलेजेस में क्या सिस्टम था, जो हेड होता था उससे हम क्या बोलते थे, ग्राम बोझा का बोलते थे, जो कि अपने गांव में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उस पर मद्देनज़र रखना। कभी कभी पुलिस और जज का काम भी करता था, और यूँ वो राजा को जितना भी टैक्स कलेक्ट करना रहता था वो करता, टैक्स कलेक्ट करके राजा को सबमिट करता था टैक्स अमाउंट। फिर इसके अंदर गृहपति बेसिकली इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे, जो कि छोटे ज़मीन वाले फार्मर्स होते थे, जो कि अपने खेत में क्रॉप्स ग्रो करते थे। फिर बाद में हमने पढ़ा था कर्मकार्स बेसिकली लेबर फार्मर्स, या ऐसे लेबरर्स जो कि किसी के दूसरे के फार्म के यहाँ, किसी दूसरे के यहाँ एज अ स्लेव या गुलाम बन के काम करते हों, या फिर किसी दूसरे फार्मर के यहाँ एज अ तिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। ओके, तो इनके हमने रिसोर्सेज पढ़े थे। तो रिसोर्सेज हम सभी जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में की वजह से हमें पता चलता है कि ये इंस्क्रिप्शन है पाई गई थी यहाँ पर पहले एंशिएंट टाइम में गांव बसा होगा या राज्य बसा होगा। तो इंस्क्रिप्शंस थी, कॉइन्स थे, स्कल्पचर्स थे, और लिटरेरी सोर्सेज से हमें ये पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेज में हमने ये पढ़ा था कि फॉरेनर के जो ट्रैवलर्स होते थे, जब वो भारत आते थे, भारत का दौरा करते थे, तो यहाँ के बारे में, राजाओं के बारे में, उनके शासन करने के तरीके के बारे में लिखते थे। जिसमें हमने मैगस्थनीज द्वारा इंडिका जो बुक थी उसके बारे में जाना, जिसमें इंडिया की पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, आज हम पढ़ेंगे हाउ डिड द अर्बन सेंटर्स ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड सर्व मल्टीपल फंक्शंस। अर्बन सेंटर्स इन द एंशिएंट टाइम वर द सेंटर्स या सिटी, या फिर राजा कैपिटल हुआ करते थे। बहुत से समय ये जो पिलग्रिमेज सेंटर यानी कि तीर्थ स्थान हुआ करते थे, तो बहुत से राजा वहीं अपना राजधानी बना लेते थे। कुछ ऐसे अर्बन सेंटर्स थे जो कि केवल व्यापार के लिए जाने जाते थे। ओके, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे। कुछ अर्बन सेंटर्स ऐसे होते थे जो मल्टीपल फंक्शन थे, मतलब वो जाने जाते थे अपने तीर्थ स्थान के लिए भी, राजा के कैपिटल के बारे में, राजधानी के बारे में, और एज वेल एज व्यापार के लिए। ओके, मैनी टाइम्स अ सिंगल सिटी और टाउन बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। अ टाउन बिकम इम्पॉर्टेंट ईदर बिकॉज इट इज सर्व्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और बिकॉज इट वॉज द कल्चरल सेंटर और अ पोर्ट टाउन। और पुराने समय में जो टाउन या फिर सिटी हम बोल सकते हैं, किस बेसिस पे वो इम्पोर्टेंट होता था, या तो वो राजा की राजधानी हो जहाँ से वो अपना सारा राज्य का काम काज संभालते हों, या तो फिर वो एक कल्चरल सेंटर हो, या फिर एक तीर्थ स्थान हो, या फिर वो एक पोर्ट टाउन हो जहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता। ओके, ना कुछ ऐसे अर्बन सेंटर्स ऐसे हुआ करते थे जो कि ये तीनों फंक्शंस थे। वहाँ पर वो तीर्थ स्थान के लिए भी जाने जाते थे, एज वेल एज राजा के राजधानी के लिए भी, और ट्रेडर्स के लिए। तो ऐसे अर्बन सेंटर्स थे उज्जैन, काशी, मथुरा, जो कि प्रोमिनेंट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर्स से, एज वेल एज वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के तौर पे भी जाने जाते थे, और ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में जाने जाते थे। इस चार्टर में हम मथुरा के बारे में पढ़ेंगे एज ए केस स्टडी। ओके, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, द सिटी ऑफ मथुरा इज वेल नॉन फॉर द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एज सभी जानते हैं मथुरा क्यों जाना जाता है। एक तो वो यमुना के घाट पे बसा हुआ है, एज वेल एज जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो मथुरा में ही हुआ था। ओके, इट इज़ अ सेटलमेंट दैट इज़ मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड, और एक ऐसा सेटलमेंट माना गया है जो कि आज से कम 2500 साल पुराना है। In the ancient period, Mathura gained prominence due to strategic location. It was located at the crossroads of two major routes, one straight from the northwest to east and other from the north to south. अब मथुरा को पुराने समय में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टाउन इसलिए माना जाता था क्योंकि वहाँ से दो रास्ते जो थे, मेन जो रास्ते थे वो वहाँ से खुलते थे। एक जो था नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना, यानी कि मथुरा से वेस्ट की तरफ अगर हम चलेंगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ, तो मथुरा से आप पंजाब, हरियाणा, फिर पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान, ये वाला जो पूरा रूट है इसको हम नॉर्थ वेस्ट वाला रूट बोलेंगे। और इसके साथ साथ यहीं से हम साउथ के जो प्रोमिनेंट जो टाउन्स थे वहाँ जाने के लिए जो रास्ता था वो मथुरा से होकर ही निकलता था। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती थी, बहुत ही अच्छी, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रोमिनेंट सिटी।
Okay, due to flourishing trade in the city and a strategic location, the Kushans who ruled around 2000 years ago made Mathura their capital. अब सिंस मथुरा सिर्फ केवल अपने तीर्थ स्थान और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से नहीं जानी जाती थी, इसके साथ साथ वहाँ पे व्यापार भी बहुत अच्छे लेवल पर होता था। इस वजह से जो कुशन्स जो साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसे अपनी राजधानी बनाएंगे, और आज से करीबन 2000 साल पुरानी बात है ये। ओके, Mathura was not only seat of trade but also religious and cultural center। मैंने केवल यही बोला, केवल वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी नहीं थी कि या फिर केवल व्यापार के लिए ही नहीं जानी थी, बल्कि वहाँ पर बहुत ही रिलीजियस सिटी मानी जाती थी, एज वेल एज कल्चरल सेंटर भी मानी जाती थी। द कुशन किंग्स वर फॉलो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब जो कुशन्स जो थे, जो कुशन्स डायनेस्टी थी, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। बिसाइड बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म ऑल्सो फ्लरिश्ड। इसके अलावा वहाँ पे केवल बौद्ध धर्म ही नहीं स्प्रेड हुआ, वहाँ पे जैन धर्म एज वेल एज हिंदू धर्म भी वहाँ पे स्प्रेड हुआ। Several Jain and Hindu shrines from the past have survived in this region। और इसका सबूत हमें ऐसा मिलता है कि बहुत सारे ऐसे हिंदू टेम्पल, जैन श्राइन्स जो है वहाँ पर सर्वाइव किया है उस रीजन में, विच हैव हेल्प्ड अस टू नो अबाउट द मथुरा's पास्ट। और उनको जब हम देखते हैं, उनके बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि मथुरा जो सिटी है वो कितनी पुरानी है, उसका पास्ट कैसा था। Inscription on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura। और वहाँ पे क्या क्या पाया गया? इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं स्टोन स्लैब्स पे, स्टैचूज पाए गए हैं। इंस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया है कि किसी भी एक रॉक के पत्थर में या फिर दीवारों पे जब कुछ भी लिखावट लिखी जाती है, तो मतलब जो भी भाषा में वो लिखावट लिखी जाती है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। द इंस्क्रिप्शन हैव recorded the account of gifts offered by man and woman to monasteries and shrines। और इंस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई कि जिन्होंने भी दान धर्म वहाँ पे करा है उनके बारे में वहाँ पर जानकारी लिखी हुई है उन इंस्क्रिप्शन के लिए। Buddhist sculptures including several Jakarta depiction indicate the existence of superior art forms in the old city of Mathura। और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स यानी कि उनकी जो बनावट, जो उनके आर्किटेक्चर जो सेंटर्स यानी कि मॉन्यूमेंट्स, जो बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म के जो मंदिर हो सकते हैं या उनके श्राइन्स हो सकती हैं, वो जब वो बने हुए तो उनमें कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया गया है कि मथुरा जो सिटी है वो कितनी पुरानी सिटी है। और बहुत सारे से जकार्ता डिपिक्शन में भी, जकार्ता टेल्स उसमें भी इसके बारे में जानकारी, मथुरा सिटी के बारे में जानकारी दी गई है। Thus we can conclude that Mathura was one of the most important cities of ancient time। और इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि मथुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती थी पुराने समय में। ओके, यहाँ पर हमने मथुरा सिटी की जो केस स्टडी हमने कंप्लीट करा। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ डिड द क्राफ्ट पर्सन ऑर्गेनाइज दैमसेल्फ। ओके, अभी तक हमने केवल फार्मर्स के बारे में जाना था, लेबर फार्मर्स के बारे में जाना था, और हेड भोजा का जो कि उस विलेज का हेडमैन हुआ करता था। इसके अलावा भी और भी अदर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन थे, स्पेशली द क्राफ्ट्समैन जो पोर्ट्री करते थे, कारपेंट्री करते थे। ओके, इसके बारे में जानते हैं। पोट्री इज़ नॉट अ रिसेंटली डेवलप क्राफ्ट। पोट्री जो होता है वो क्राफ्ट के अंदर आता है क्योंकि इससे हाथ से बनाया जाता है उसमें। ओके, इसके अलावा कारपेंट्री, वीविंग, ये सब क्राफ्ट में आते हैं। इट वॉज प्रैक्टिस इन द एंशिएंट पीरियड एज वेल। और पोट्री जैसे अगर हम चैप्टर इस टॉपिक में हम पोट्री के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, तो इसमें हमने ये देखा आपकी पोट्री केवल आज ही प्रैक्टिस नहीं करती, बहुत ही पुराने समय से इस पोट्री जो है वो यूज़ में आती जा रही है। द पॉट्स बिलोंगिंग टू द एंशिएंट पीरियड डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इनेबल अस टू स्टडी आवर पास्ट एंड आल्सो प्रोवाइड अ ग्लिम्प्स इनटू आवर एंशिएंट कल्चर। और ऐसा हम किसलिए कहते हैं कि ऐसे पॉट्स पाए गए हैं, जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, जो कि हमें उस समय की जानकारी प्रोवाइड करते हैं हमारे एंशिएंट कल्चर के बारे में। The pots were used for storing grains, water and exporting products from one place to another। अब pots बनाने का इंटेंशन क्या था उस समय जो भी वो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करते थे, तो उनको स्टोर करके रखने के लिए वो लोग ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। फिर आगे जाके इनको पानी
के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पोर्ट्री ऑफ ब्लैक ऑफ द एंशिएंट पीरियड वाज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इट वाज ग्लॉस एंड ब्लैक इन कलर. ऐसा ही एक एग्जाम्पल अगर हम देखें फाइन पोर्ट्री का, मतलब इतनी अच्छी पोर्ट्री मीन्स इतना अच्छा मिट्टी का बर्तन या पॉट बना हुआ था जो कि हम जिसको कि हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान मिला. ओके, और उसकी पॉलिश इतनी शाइनी और ग्लॉसी थी कि ऐसा लग ही नहीं सकता कि उस समय ऐसी टेक्निक होगी कि इतना खूबसूरत पॉट बनाया जा सके. According to the literary source, manufacturing of cloth was also an important occupation. Okay, पोल्ट्री के अलावा कपड़े बनाना was also one of the most important occupation. Both man and woman worked in famous cloth manufacturing centers situated in Varanasi in the north and Madurai in the south. Okay, इनके अलावा जो है क्लॉथ प्रोड्यूसिंग एरिया जो थे वो वाराणसी और मदुराई थे, और यहाँ पे दोनों औरत और आदमी दोनों ही काम करते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड क्राफ्ट्स एंड मर्चेंट्स फ्रॉम एसोसिएशन नोन एज शेरनीस और गिल्ड. अब इस दौरान जो क्राफ्ट पर्सन जो होते थे उन्होंने अपना खुद का एसोसिएशन बनाया. जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापार जो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान बेचते थे, उन्होंने भी अपना आप बोल सकते हो एसोसिएशन बनाए, जिसको कि या तो शेरनीस के नाम से या फिर गिल्ड्स के नाम से. ओके, सर्टेन शेरनीस ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन वर इन्वॉल्व इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड. अब कुछ शेरनीस जो एसोसिएशन होते थे उनका काम ही होता था जो कि रॉ मटेरियल को खुद ही खरीद कहते थे और फिर उसको फिनिश गुड करने, मतलब कि दूसरे के पर्सन को देते थे वो लोग कि वो आप इसको जो रॉ मटेरियल हमने दिया है, जो आपको कच्चा सामान हमने दिया है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में आप कंप्लीट करके दें. शेरनीज ऑल्सो सर्व एज अ बैंक्स. ओके, अब ये शेरनीज एसोसिएशन एज अ बैंक के फॉर्म में, जैसे आज के समय पे जो हमारे पास बैंक्स उनके तो जैसे हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं या जब हमें ज़रूरत हो तो हम निकाल सकते हैं, वैसे उस समय इन एसोसिएशन बैंक के तौर पे काम करते थे. अगर किसी मर्चेंट को अपना पैसा डिपॉजिट करना है तो वो उन एसोसिएशन में, उन शेरनीज या गिल्ड्स में जाके अपना पैसा जमा कर सकता है. Which people deposited their money there. Money was invested in शेरनीज and part of the interest was returned to them or used as support to religious institutions such as temples and monastery. अब इन गिल्ड्स या शेरनीज का काम क्या होता था, जो भी रिच पर्सन जो अपने बैंक में, जैसे लाइक आज के दौर पे हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं के रखते हैं, जब ज़रूरत होती तब निकाल लेते हैं. उस समय जो रिच पीपल्स होते थे वो इन शेरनीज या गिल्ड्स में जाकर अपना पैसा जमा रखते थे, और ये पैसा ये गिल्ड्स वाले या शेरनीज वाले एसोसिएशन वाले बिजनेस में लगाते थे, और जो उसका जो भी उसका इंटरेस्ट देना होता था वो वापस उस पर्सन को लौटा दिया जाता था. और अगर वो पर्सन boलता है कि उसको केवल रिलीजियस काम में लगा दिया जाए तो उसको किसी रिलीजियस या धार्मिक काम में लगा दिया जाता है. ओके, हाउ डू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द इंडियस ट्रेड रिलेशन विद द अदर कंट्रीज. अब कुछ ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले थे जिससे कि हमें ये पता चलता है कि भारत ने केवल व्यापार विद इन द कंट्री नहीं किया, और भी अदर हिस्सों में यानी दुनिया के और भी हिस्सों में वो व्यापार करा है. ओके, इसी के लिए हम एक और केस स्टडी पढ़ेंगे, आर्किमेडू ए रोमन ट्रेड सेंटर. ओके, यहाँ पे रोमन एम्पायर से काफ़ी ट्रेड होता था पुराने समय में. ओके, आर्किमेडू जो कि साउथ ऑफ इंडिया में है. आपने पुडुचेरी नाम का एक सिटी के बारे में सुना होगा. ओके, वहाँ पर इस छोटा सी जगह है, वहाँ पर सिचुएटेड है. ओके, इन साउथ इंडिया द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर वाज ड्यू टू द इंक्रीज इन ट्रेड. अराउंड 1 CE आर्किमेडू वाज अ थ्राइविंग सेंटर ऑफ इंडियन रोमन ट्रेड. और उस समय ड्यूरिंग 1 CE आर्किमेडू एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर एक प्रोमिनेंट सेंटर था भारत इंडो एंड रोमन एम्पायर या रोमन एरिया में जाके ट्रेड करने के लिए. ओके, आर्किमेडू जो है 4 किलोमीटर साउथ ऑफ पुडुचेरी ऑन द बैंक ऑफ रिवर आर्यकुपम में बसा हुआ है. ओके, पुडुचेरी से भी 4 किलोमीटर दूर है. ओके, इट इज़ अ कोस्टल एरिया सिंस वहाँ पर वो एक कोस्टल एरिया पे आप मैप ऑन पेज नंबर 26 पर इसका मैप भी है. ओके, वहाँ पर आपको मार्क किया हुआ है कि आर्किमेडू बिल्कुल कोस्टल एरिया में है. बे ऑफ बंगाल जो है उनका समुद्री इलाका. ओके, इट इज़ अ कोस्टल एरिया वेर इन एंशिएंट टाइम शिप्स कम फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स एंड वेर अनलोडेड. और एंशिएंट टाइम में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर शिप्स आते थे, जो कहीं से भी आते थे और यहाँ पर अपना सामान को अनलोड करते थे. ए ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड हियर विच आर्कियोलॉजिस्ट से दैट कुड बी
यूज एज ए वेयर हाउस। और आर्कियोलॉजिस्ट ने जब यहाँ पर रिसर्च करी तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर मिला जो कि ब्रिक से बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ये शायद उस समय एज ए वेयर हाउस यानी एज ए गोडाउन के तौर पे यूज़ होता होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री सच एज एम्फोर विच was a tall double-handled jar and arrayed in red glazed poetry which was named after the Italian town of the Arezzo in Tuscany was found here indicating a connection with Romans। ओके, आपको पेज नंबर 26 पे आपको ये दो इमेजेस दिखेंगी। ओके, एक ये वाली और एक ये वाली। जो ये वाला है ये एम्फर जार्स, इसका आपने देखा होगा, इसका मुंह थोड़ा ऊंचा है, यहाँ से पतला है, इनको एम्फर जार्स कहते थे। और इसको एड्रिन वेयर स्टैम्प रेड ग्लेज पोट्री, ये स्पेशली जानी जाती थी केवल यहाँ पे इटली में ये पाई जाती थी इस टाइप की पोट्री, पर लेकिन इसके ऐसे अवशेष हमें आर्किमेडो में पाए गए। तो इसका मतलब ये है, हो सकता है पुराने समय में इटली से या रोमन एरिया से यहाँ पर ये सामान मंगवाए जाते हो या ट्रेड के तौर पर इन्हें यूज़ किया जाता। ओके, The latter was made by pressing wet clay into stamped amount. Liquids like wine, oil and water were stored in these pots. और इन pots का इस्तेमाल क्यों करते थे? या स्पेशली फॉर लिक्विड मटेरियल, स्पेशली तेल स्टोर करने के लिए, वाइन यानी शराब स्टोर करने के लिए या वाटर स्टोर करने के लिए। There was another kind of pottery of which was found here. It had a Roman design on it but was locally made. Okay, एक और टाइप की पोट्री पाई गई थी, मिट्टी का बर्तन पाया गया था जिसमें रोमन डिज़ाइंस बने हुए थे, बट लेकिन वो रोमन एम्पायर या रोमन सिटी की नहीं थी, केवल इसको लोकली वहाँ के पर्सन ने बनाया था, पर उसमें डिज़ाइन रोमन डिज़ाइन दी गई थी। द डिस्कवरी ऑफ रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जैम्स एट द आर्किमेडो साइट फर्दर इंडिकेट्स द क्लोज रिलेशन विद द रोमन्स। और केवल वहाँ पे पोट्री जार्स या फिर रेड ग्लेस पोट्री आर्टिन वेयर नहीं मिले थे, इसके अलावा वहाँ पे ग्लासवेयर्स, रोमन लैम्प मिले हैं। ओके, इसके साथ साथ वहाँ पर रोमन एरियाज में जो पत्थर या फिर जो हम बोलते हैं ना बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं, नग वाले पत्थर, ये सारे पत्थर भी वहाँ पे पाए गए थे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम काफ़ी क्लोज रिलेशन रखते हो विद द रोमन्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड स्मॉल टैंक्स विच प्रोबेबली यूज्ड फॉर डाइंग वेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे छोटे छोटे टैंक्स भी पाए गए थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये माना जाता है कि ये जो टैंक है ये एज ए डाइंग यार्ड्स के तौर पे जाना जाता था। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर डाइंग की जाती थी, यानी रंगा जाता था। स्पेशली जो भी ये लोग पोर्ट्री डिज़ाइन करते थे, पॉट्स बनाते थे, तो उनको कलर करने के लिए ये डाइंग वेट्स बनाए गए थे। ओके, दिस इंडिकेट द डाइंग वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन दिस रीजन। तो इसका मतलब यहाँ पे कलरिंग भी होती थी। ओके, आर्किमेडो में बीड्स मेड ऑफ ग्लास एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैव बीन आल्सो फाउंड हियर। ओके, इसके अलावा वहाँ पे बीड्स जो आप बोल सकते हो, जो आपने माला में छोटे छोटे जो आपने मोती देखे होंगे, ऐसे बीड्स वहाँ पाए गए हैं। सेमी प्रेशियस स्टोन्स, कुछ ऐसे प्रेशियस स्टोन्स पाए गए हैं वहाँ आर्किमेडो में, जो कि बताते हैं उस समय हमारा जो लिंक था विद द रोमन्स। हैंस इट इज बिलीव्ड द आर्किमेडो वाज अ बीड मैन्युफैक्चरिंग सिटी दैट ट्रेड बीड्स विद रोमन्स। और ऐसा हो सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि आर्किमेडो जो है वहाँ पर बीड्स मैन्युफैक्चर करता हो, जो कि रोमन्स को वो सेल करते हैं। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।